बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस बच्चा लोग, हम लोग आज सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स। क्या है ये हार्मोन, अंतःस्राव और अंतःस्रावी ग्रंथियां, इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं 3 मार्क के सवाल, 4 मार्क के सवाल या ऑप्शन या छोटे नंबर के सवाल, कुछ भी बन सकता है इस पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्त, समझ ले, और आपको पूरी तरह से सिखा देने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जस्ट लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को देखो, बड़ा अच्छा सा चित्र तो नहीं है लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के कौन से आर्गन में कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है और वहाँ पर कौन सा अंतःस्राव, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, वो सारी बातों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। देखो बच्चों, अंतःस्राव या हार्मोन की बात करें कि आखिर ये हार्मोन या अंतःस्राव क्या है, तो हार्मोन या अंतःस्राव नियामकी रसायन है। नियामकी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करने वाले। देखो, अगर आपने ये चैप्टर को डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो मनुष्य है, जो जीव हैं, जो जंतु हैं और जो वनस्पतियां हैं, 2 कैटेगरी में लिविंग्स हैं। एक वनस्पतियां हैं और दूसरे कौन हैं? सजीव हैं। सजीव मतलब हम लोग जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो जंतुओं और वनस्पतियों में जो नियंत्रण और सहनियमन का काम होता है बिल्कुल अलग अलग है। देखो, जंतुओं में नियंत्रण और सहनियमन का काम 2 तंत्रों के माध्यम से होता है। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। जबकि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, केवल अंतःस्राव हार्मोन की मदद से ही वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नियंत्रण और समन्वय का काम वनस्पतियों में मात्र किसके द्वारा होता है? अंतःस्राव के द्वारा ही होता है। लेकिन जंतुओं में 2 तंत्र काम करते हैं, एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोनल सिस्टम क्या है, वो हमको ध्यान से समझना है। तो बच्चों, जो अंतःस्राव है यानी जो हार्मोन है, वो हार्मोन क्या है? एक तरह के रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं जैसे कि विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, ह्यूमन ब्रेन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि यहाँ पर ब्रेन में एक ग्रंथि थी, एक ग्लैंड थी छोटी सी, जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को पूरी बॉडी पार्ट की मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्लैंड बच्चे? मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्रंथि में से, पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन, एक अंतःस्राव निकलता है और इस अंतःस्राव को हम लोग बोलते हैं वृद्धि अंतःस्राव या वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चे? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को GH या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, इस दिमाग में, इस ब्रेन में जो अग्र मस्तिष्क है, आपने देखा होगा 3 पार्ट हैं ब्रेन के, किसी टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन में एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि में से जो हार्मोन अंतःस्राव निकलता है वो अंतःस्राव क्या है? वृद्धि अंतःस्राव, वृद्धि हार्मोन है, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। बच्चों, एक बात समझो, अगर ये जो हार्मोन, जो अंतःस्राव हैं, अंतःस्राव का जंतुओं के शरीर के ऊपर, उनकी क्रियाओं के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, अगर ये सही मात्रा में ना निकले, यानी जिस समय किसी भी जीव का, अगर हम बात करें मनुष्य की ही बात कर दें कि जिस समय उसका वृद्धि विकास हो रहा है, उस समय अगर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्राव ना हो तो व्यक्ति कैसा हो जाता है?
बामन हो जाता है, बौना हो जाता है, नाटा हो जाता है, शॉर्ट रह जाता है। और अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो व्यक्ति के अंदर महाकायत्व आ जाता है, खली जैसा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसमें हाथ पैर और जबड़े कैसे होते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो समझ में आया कि इन अंतःस्रावों का शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर ये जो अंतःस्राव हैं अगर सही समय पर सही मात्रा में स्रावित नहीं होते हैं तो इनका हमारे शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे वृद्धि हार्मोन हमारी लंबाई से रिलेटेड है, अगर ये सही समय पर सही मात्रा में सिक्रीट नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में अगर वृद्धि हार्मोन नहीं निकलता है तो हमारी लंबाई में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी। कम मात्रा में निकला तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, बामन हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में निकला तो उसमें महाकायत्व तो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। इनमें से कोई नली नहीं निकली होती है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट से क्या निकली हैं, नलियां, रक्त की नलियां निकली हैं, जिसमें हार्ट क्या होता है, बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उपस्थित हैं, इनकी स्थिति है। जैसे हमारे ब्रेन में अग्र मस्तिष्क में क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथ है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो जंतु की लंबाई की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है और उसको नियंत्रित करता है, समन्वय करता है। अब हमारे गले में कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन आता है बच्चों, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन अंतःस्राव या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, किसमें से, गले में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, यहाँ वोकल कार्ड जहाँ बोल रहे हैं इसी यहीं पर क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन अंतःस्राव क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको यूज करने में हमारी मदद करता है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ हैं जो अपने अंदर से अंतःस्राव या नियामकी रसायनों को उत्पन्न करती हैं। ये अपने उत्पादों को सीधे ही रक्त में या रुधिर में डाल देती हैं। ये नलिकाविहीन होती हैं। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे हैं जो अपने उत्पाद को रक्त में स्रावित करती हैं और इन उत्पादों को हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन अंतःस्राव के विषय में हमने पढ़ा कि अंतःस्राव या हार्मोन वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। जैसे बच्चे हमने यहाँ पर देखा कि हमारी ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, इस पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है जो व्यक्ति या जंतु की लंबाई, वृद्धि, विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। ज़्यादा मात्रा में निकल गया तो व्यक्ति महाकायत्व हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और कम मात्रा में निकला तो व्यक्ति क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर के विभिन्न स्थानों पर हैं और इनमें से डिफरेंट टाइप के केमिकल रसायन निकलते हैं और उन रसायनों को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में से विभिन्न प्रकार के अंतःस्राव क्या होते हैं, स्रावित होते हैं और सीधे उन्हें रुधिर में डाल दिया जाता है और रुधिर से शरीर के जिस हिस्से पे जाके उनको असर करना होता है वहाँ पर वो अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव
दिखाते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, ये अपने अंतःस्रावों को उत्पाद को डायरेक्ट ही कहाँ पर डाल देती हैं, रुधिर में डाल देती हैं। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की पोजीशन है आप समझ रहे हो, जैसे हम लोगों ने कहा कि थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि है, गर्दन में होती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय से संबंधित है। बच्चों ये जो थायराइड में से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यह आयोडीन युक्त होता है। कैसा होता है? आयोडीन युक्त होता है। इसीलिए कई बार आपको बताया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्यों? क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन अंतःस्राव है, वो आयोडीन युक्त आयोडीन युक्त होता है, यानी थायरॉक्सिन के सिक्रेशन के लिए आयोडीन का होना क्या है, ज़रूरी है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा, जिसकी वजह से हमको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का चयापचय नहीं हो पाएगा, उपापचय नहीं हो पाएगा और दूसरी भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो हमें आयोडीन वाला नमक क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन अंतःस्राव निकलता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है और आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन बनेगा नहीं। अतः क्या होगा, यहाँ पर जो गले में थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है और फूलने से एक बीमारी हो जाती है जिसे गोइटर अथवा घेंघा रोग भी कहते हैं। यानी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा, इसकी कमी हो जाएगी, तब व्यक्ति को हो जाता है गोइटर या घेंघा रोग, गोइटर या घेंघा रोग हो जाता है। और किसकी कमी से? थायरॉक्सिन अंतःस्राव की कमी से। थायरॉक्सिन अंतःस्राव कम क्यों निकलेगा? जब थायराइड ग्लैंड मतलब जब आयोडीन की कमी होगी तब। दूसरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो अग्नाशय। अग्नाशय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। अग्नाशय में से इंसुलिन अंतःस्राव या इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। इंसुलिन का काम क्या है बच्चे? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा का क्या करता है? नियमन करता है या नियंत्रित करता है। देखो अब आपको कहोगे रक्त में शर्करा आया कहाँ से? डाइजेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो भी कुछ खाते पीते हैं फाइनली वो क्या होता है? जूस में कन्वर्ट होता है। वो जूस को हमारी इंटेस्टाइन, छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। वो अवशोषित खुराक सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो सब कुछ किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमेशा कुछ न कुछ फंक्शन चालू है, हार्ट बीट चालू है, हृदय का धड़कन चालू है, श्वासोच्छ्वास चालू है, शरीर के अंदर दूसरी कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, तो हमेशा कंटिन्यू कुछ न कुछ वर्क चालू रहता है। और उस वर्क को करते रहने के लिए ऑलवेज वी नीड एनर्जी, हमेशा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? ग्लूकोज के बर्न होने से। तो इसलिए एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ पे रहता है? ब्लड में। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कभी आपने शरबत पिया होगा, शरबत बनाया होगा। जब हम शरबत बनाते हैं तो जितना पानी है उसके अनुपात में कितनी मिठास होनी चाहिए उतना ही शक्कर हम मिलाते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में शक्कर बना दो, ज़्यादा मिला दो तो शरबत कैसा हो जाएगा? सीरा बन जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा और वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसमें हार्ट पंपिंग में भी प्रॉब्लम होगी और किडनी को फिल्टर करने में भी प्रॉब्लम होगी और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए ग्लूकोज की जो मात्रा है रक्त में एक निश्चित होनी चाहिए और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या आएगा? प्रॉब्लम होगा, हमको बीमारी हो जाएगा। तो रक्त में जब अंतःस्राव, जो अग्नाशय है पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन अंतःस्राव निकलता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन का निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए तो व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज़। ये बीमारी हो जाती है अगर इंसुलिन का निकलना कम हो जाए। आपने सुना होगा, बहुत ही वैसे तो ज़िंदगी भर चलने वाली लंबे टाइम वाली क्रोनिक डिजीज़ है, लेकिन अगर मधुमेह हुआ, क्यों मधुमेह हुआ? क्योंकि इंसुलिन का निकलना पैंक्रियाज में से बंद हो गया। अब अगर हो गया तो क्या करना होगा? इंसुलिन की दवाइयाँ या इंसुलिन के इंजेक्शन लेना होगा, नियमित आहार
प्राणायाम व्यायाम करना होगा और सही समय में संतुलित आहार लेना होगा। सीधे शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को कम खाना होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ किडनी है, किडनी के ऊपर, हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि या वृक्क। किडनी को हम लोग हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। वृक्क के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड में से बच्चों एड्रीनिलीन, कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन हार्मोन निकलता है। और एड्रेलिनिन हार्मोन का काम क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड में से क्या होता है, निकलता है। और ये आपातकाल की स्थिति में, जिस समय आपातकाल की स्थिति हो, तो आपात की स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपात की स्थिति में यह बीपी, ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम क्या हो गए हों, अब ऐसी सिचुएशन हो लड़ो या भागो वाला, यानी ऐसी सिचुएशन आ गया कि परिस्थिति से हमको फाइट करना है या भाग जाना है, अपने को बचाना है, कैसे करना है। और ऐसी सिचुएशन पर ऑटोमेटिक हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और श्वासोच्छ्वास भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन से अंतःस्राव हैं? एड्रीनिलीन। और एड्रेनलिन कहाँ से आते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे लड़ो या भागो वाला अंतःस्राव भी कहते हैं। अब उसके बाद हमारा है अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। अब देखो ये दोनों ग्रंथियाँ, अगर हम इन ग्लैंड्स को कहें तो जो अंडाशय या ओवरी है वो फीमेल, मादा में पाई जाती है। और अंडाशय में से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। कौन सा अंतःस्राव? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अंतःस्राव अंडाशय में से। और वृषण को हम देखो टेस्टिस भी कहते हैं। और इसमें से जो अंतःस्राव स्रावित होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ये दोनों अंतःस्राव कैसे अंतःस्राव हैं? इन्हें हम लिंगी अंतःस्राव भी कह सकते हैं, लिंगी अंतःस्राव भी कह सकते हैं। और ये लैंगिक ग्रंथियां हैं और ये क्या करती हैं? शरीर में, वयस्क व्यक्ति में लैंगिक लक्षणों को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। यानी यौवना आरंभ के लक्षणों को यह क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। यौवनारंभ, यौनारंभ यानी यौनारंभ के लक्षणों को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं, लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। अब इस बात को थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं, आपको बात समझ में आ जाए। देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक अथवा बालिका जब जन्म लेता है तो छोटा होता है और खाता पीता है, वृद्ध विकास करता है और फिर वो वयस्क बनता है, यानी वो तरुणा अवस्था या किशोरावस्था में इंटर करता है तो उनके लैंगिक अंग में परिपक्वता आती है। यानी लड़की 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणा या किशोरावस्था में प्रवेश करती है, लड़का 13 से 14 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था या तरुणावस्था में प्रवेश करता है, जबकि लड़की 10 से 12 वर्ष की अवस्था में तरुणावस्था में प्रवेश करती है। और जैसे ही वो तरुणावस्था में प्रवेश करती है तो बॉडी के अंदर शारीरिक चेंज आते हैं और उन शारीरिक चेंजों के लिए कौन जवाबदार होता है? ये लिंगी अंतःस्राव। स्त्री में एस्ट्रोजन, अंडाशय, जो इनकी कहाँ पे हैं? कमर के नीचे, उदर में पाए जाते हैं, पेट में पाए जाते हैं। और ये जो वृषण है ये पेट के बाहर, उदर गुहा के बाहर पुरुषों में पाए जाते हैं। इनमें से टेस्टोस्टेरॉन होता है। अब जब टेस्टोस्टेरॉन का स्राव होता है तो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ का निकलना, त्वचा का टैली हो जाना और जननांगों के आसपास बालों का उग जाना, शरीर मांसपेशियों युक्त गठीला होना, आवाज़ का फटना, भारी हो जाना। और स्त्रियों में इसका जस्ट अपोजिट और कुछ लक्षण सेम होते हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, शारीरिक वृद्धि होना। दूसरा क्या है? जननांगों आस बगल में बालों का उगना, चेहरे का जो त्वचा है थोड़ी सी कोमल हो जाना और क्या हो जाना? टैली युक्त हो जाना, पिंपल्स, खील मुहासे आना शुरू होता है। ये लैंगिक लक्षण हैं जो स्त्री और पुरुष में लगभग समान होते हैं उनके अंतःस्राव के हिसाब से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिंगी अंतःस्राव। और यौवना आरंभ के लक्षणों को ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगर कम मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा तो लड़का अधिक उम्र का हो जाएगा,
चेहरे पे दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगी, आवाज़ पतली रह जाएगी, तमाम समस्याएं होंगी। तो सही समय में सही मात्रा में अंतःस्राव का निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये ग्रंथि दिमाग में है, ब्रेन में है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शरीर की सभी ग्रंथियों पर इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है, और इसको कंट्रोल करती है एक रचना दिमाग की जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि गले में, गर्दन में है। थायरॉक्सिन अंतःस्राव निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय को प्रेरित करता है। अब उसके बाद उदर गुहा में आमाशय के नीचे, जठर के नीचे जैसे क्या होती है, अग्नाशय या पैंक्रियाज है जो इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन का निकलना बंद हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब जो किडनी के ऊपर, किडनी कहाँ पे भी है, कमर के पास उदर गुहा में एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, अधवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसमें से एड्रीनिलीन हार्मोन का स्राव होता है जो आपात की स्थिति में ब्लड प्रेशर और हृदय के धड़कन को नियंत्रित करती है। उसके बाद अंडाशय और वृषण, ये लिंगी ग्रंथियां हैं। स्त्री में अंडाशय पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता है, और वृषण पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में नहीं पाया जाता है। ये दोनों, अंडाशय में से एस्ट्रोजन निकलता है और वृषण में से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये लिंगी अंतःस्राव है, यौना आरंभ के लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। थोड़ी बातें समराइज कर देते हैं यहाँ पर। अंतःस्राव हार्मोन वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं जैसे कि विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे हैं जो अपने उत्पाद सीधे ही रक्त में स्रावित करती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन। अंतःस्राव आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है? सवाल आया कि हमारे गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन अंतःस्राव निकलता है। थायरॉक्सिन अंतःस्राव आयोडीन युक्त होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन का स्राव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गले में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये फूल जाती है। इसकी वजह से गोइटर या घेंघा रेग हो जाता है। अतः हमें आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। दूसरा सवाल है मधुमेह या डायबिटीज़। हमने पढ़ा कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय पैंक्रियाज में से इंसुलिन अंतःस्राव निकलता है। इंसुलिन अंतःस्राव का काम क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। और अगर रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको, यानी जब इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, और उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह। अब इसको नियंत्रित करने का तरीका क्या है कि इंसुलिन युक्त दवाइयाँ या इंसुलिन युक्त इंजेक्शन लेने से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आराम, व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। संतुलित आहार खाना चाहिए। एक और जरूरी बात है पुनर्भरण की क्रियाविधि। पुनर्भरण मतलब समझो रिचार्ज, यानी आप जैसे समझो रिचार्ज की क्रियाविधि को थोड़ा सा समझ लो। अब पहली बात तो जान लो कि हमारे शरीर में हार्मोन को सही समय पर और सही मात्रा में निकलना आवश्यक है। अगर हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर अगर नहीं निकलता है तो हमारे शरीर के ऊपर क्या पड़ता है, हानिकारक असर पड़ता है। तो अतः ये जरूरी है कि हार्मोन सही समय पर सही मात्रा में निकले, और उसको जो नियंत्रण करता है वो कौन सी क्रिया है, रिचार्ज या पुनर्भरण की क्रियाविधि है। पुनर्भरण की क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन का सही मात्रा में एवं सही समय पर क्या हो, स्रावित हो। और अगर हमारे शरीर में अंतःस्राव हार्मोन कम या ज़्यादा स्राव होते तो शरीर पर क्या पड़ता है, हानिकारक असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल है कि रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। देखो, जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, यानी अग्नाशय उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता, पहचान लेता है। और जब पहचान लेगा तो अग्नाशय में से इंसुलिन का स्राव होगा, और इंसुलिन का जब स्राव होगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। अब जब रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाएगी तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना, यानी बंद हो जाएगा इंसुलिन का बनना, क्योंकि जिस काम के लिए इंसुलिन का अब और ज़्यादा अगर इंसुलिन बनता रहेगा तो और ज़्यादा घट जाएगी। अतः यहाँ पर जैसे ही रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है, यहाँ बढ़ी थी यहाँ घट गई, तो रिचार्ज की क्रिया को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यस डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बात समझ में आएगी। ऐसी ही नई वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इस चैप्टर में से, एंड देन अगले चैप्टर में से, तो आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।